स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंजना विश्वास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे NCERT की सीरीज चल रही है। तो फ्रेंड्स, आप सब ये भी जानते होंगे कि हमने क्लास 6 की हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आप में से किसी ने उन वीडियोज़ को मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अभी हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी को कम्प्लीट कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। और इस वीडियो में हम चैप्टर 6 को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि स्थल रूप होता क्या है, हम लोग किसे स्थल रूप कहेंगे। तो देखिए, पृथ्वी की भूमि पर जो भी विशेषताएं तथा भू आकृतियाँ पाई जाती है वह स्थल रूप या स्थलाकृति कहलाते हैं। जी हाँ, स्थल रूप या स्थलाकृति दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। हम स्थल रूप बोलें या स्थलाकृति बोलें, बात बराबर है। तो देखिए, हमारी भूमि की जो भी विशेषताएं होती है और फिर इस पे जो भी भू आकृतियाँ उपस्थित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थल रूप कहते हैं। और भू आकृतियों के अंतर्गत आते हैं पहाड़, पर्वत, मैदान, ये सब आते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे? तो देखिए, जो पहाड़ है, जो पर्वत है, जो पठार है, उसका निर्माण कैसे हुआ है? हमारी भूमि से ही तो हुई है। अगर भूमि ऊपर उठ जाती है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, पठार कह देते हैं, पहाड़ी कह देते हैं। और अगर वो और भी ज़्यादा ऊपर उठ जाती है तो हम लोग उसे पर्वत का नाम दे देते हैं। कहीं कहीं हमारी जो भूमि होती है, पृथ्वी की जो सतह होती है, वो धंस जाती है, फिर उसमें पानी भर जाता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, तालाब कह देते हैं। तो इसी तरीके से तो निर्माण होता है भू आकृतियों का। तो कहने का मतलब है, अगर आपसे कोई पूछे कि स्थल रूप क्या होता है तो हम उसे सिंपल से बता देंगे कि पृथ्वी की भूमि पर जो भी विशेषताएँ और भू आकृतियाँ पाई जाती है वो स्थल रूप कहलाते हैं। अब इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आप तो सोचते होगे ना कि ऐसा कैसे हो जाता है कि कहीं हमारी पृथ्वी बिल्कुल मैदान होती है, मतलब समतल होती है, और कहीं पहाड़ बन जाता है, कहीं पठार बन जाता है, ऐसा कैसे? तो देखिए, ये जो स्थल रूप होते हैं वो दो प्रक्रियाओं के द्वारा बनते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। तो पहली जो प्रक्रिया है उसे हम लोग प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी की जो सतह होती है वो कहीं उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। और अगर उठ जाती है तो हम लोग उसे पहाड़, पर्वत, पठार, जिस हिसाब से उसकी ऊंचाई होती है उसका नामकरण कर देते हैं। और अगर पृथ्वी नीची हो जाती है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, खाई बन गया है। और कभी कभी उस खाई में पानी भर जाता है तो हम लोग उसे झील का नाम दे देते हैं, तालाब कहने लगते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि जो पहाड़ पर्वत को निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, वो प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। क्योंकि इसी प्रक्रिया के अंतर्गत तो जो पृथ्वी की सतह होती है वो उठ जाती है और कहीं कहीं धंस जाती है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं दूसरी या बाह्य प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए, स्थल के लगातार बढ़ने एवं टूटने की प्रक्रिया को दूसरी या बाह्य प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि पहली प्रक्रिया के अंतर्गत पृथ्वी कहीं धंस जा रही थी और कहीं उठ जा रही थी, और यहाँ जो दूसरी प्रक्रिया है इसके अंतर्गत क्या होता है कि या तो स्थल बढ़ने लगता है या फिर वो टूटता है। तो जो स्थल बढ़े या फिर टूटने लगे तो उसे हम लोग कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत मानेंगे, दूसरी या बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत। तो देखिए, इसकी जो प्रक्रिया है, आप कहीं कहीं देखते हो ना कि कहीं सतह समतल ही होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है, वो उस पे सतह का निर्माण होते होते वो स्थान थोड़ा ऊंचा हो जाता है। और अब वो क्यों हो जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप ऐसा कहीं ना कहीं देखते हो कि ये सतह समतल है, फिर धीरे धीरे उस पर मिट्टी का जमाव होते गया, जो भी सिल्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे आके जमते गए और वो सतह धीरे धीरे ऊँची हो गई। ये तो आप देखते होगे। तो ये किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, दूसरी या बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। और कहीं कहीं आपने देखा होगा कि जगह समतल थी या फिर ऊंचा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो थोड़ा नीचा होते चला गया। कैसे हुआ? कभी नदी वहाँ से बह गई या फिर कभी हवा बहा, इन सब चीज़ों के माध्यम से क्या होता है, तो वहाँ की जो सतह होती है वो टूटती है, या फिर वहाँ की सतह की जो मिट्टी वगैरह होती है वो हवा के द्वारा उड़ के इधर उधर चली जाती है, मिट्टी बालू वहाँ की। तो क्या होता है कि सतह कम हो जाती है, यानी कि नीचे होने लगती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो टूटने लगती है। तो कहने का मतलब है कि स्थल के लगातार बढ़ने और टूटने की प्रक्रिया किस प्रक्रिया के अंतर्गत होती है, तो दूसरी या बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत होती है। अब इसके अंदर हम लोग दो डेफिनेशन को पढ़ेंगे जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। पहला है अपैदन। तो देखिए, अपैदन क्या है? पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपैदन कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्थल के लगातार बढ़ने और टूटने की प्रक्रिया को बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। तो उसमें से जो स्थल टूटेगी ना, मतलब कि टूट कर घिस जाएगी और फिर सतह नीचे हो जाएगी, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, अपैदन कहते हैं। यानी कि बाह्य प्रक्रिया के
अंतर्गत अपैदन एक क्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि सतह टूटकर घिस जाता है और फिर सतह नीची हो जाती है। अब हम लोग जानते हैं निक्षेपण के बारे में। तो देखिए, इस प्रक्रिया द्वारा सतह का फिर से निर्माण होता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत जो सतह होते हैं, जो स्थल होते हैं, वो लगातार बढ़ते हैं, यानी कि उनके बढ़ने की प्रक्रिया भी होती है बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत। तो जो बढ़ने की जो प्रक्रिया है अर्थात जो सतह का फिर से निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत स्थल लगातार बढ़ता है, और वो बढ़ता है तो किस कारण से बढ़ता है, निक्षेपण के कारण। और बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी स्थल टूटकर समतल होता है या फिर नीचे धंसता है, तो उसे हम लोग किस क्रिया के अंतर्गत मानेंगे, अपैदन के अंतर्गत। तो इस तरीके से अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि ये जो प्रक्रियाएं होती हैं वो किसके द्वारा होती है। तो देखिए, ये जो दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, प्रथम और दूसरी प्रक्रियाएं, जिसे हम लोग आंतरिक प्रक्रिया या बाह्य प्रक्रिया भी कहते हैं, वो बहते हुए जल के द्वारा होती है, वायु के द्वारा होती है, बर्फ़ के द्वारा होती है। अब वो उसके द्वारा वो हम आगे पढ़ेंगे। नहीं तो आप अपने माइंड में भी सोच सकते हो कि कभी कभी बहुत तेज़ की हवा बहती है तो वो क्या कही थी, अपने साथ वहाँ की धूल मिट्टी को उड़ा कर दूसरे स्थान पर लेके चली जाती है। तो जहाँ से वो धूल मिट्टी उड़ी वहाँ का सतह थोड़ा नीचे होगा, और जहाँ पे जा कर के वो बैठ गई, यानी कि जिस सतह पे वो चली गई, तो वहाँ पे क्या होगा, सतह का निर्माण होगा। उसी तरीके से जो बहता हुआ जल होता है वो क्या करेगी, अपने साथ मिट्टी बालू सब लेके चली जाएगी और दूसरे स्थान पे छोड़ देगी, और जहाँ छोड़ेगी वहाँ की सतह ऊंची होती रहेगी। तो इस तरीके से बहते हुए जल, वायु, बर्फ़ के द्वारा जो ये दोनों प्रक्रियाएँ हैं वो संपन्न होती। अब हम जानते हैं स्थल रूपों का उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर वर्गीकरण। अभी हमने क्या देखा था कि स्थल कहीं ऊंचा हो जा रहा था, कहीं नीचा हो जा रहा था सतह। तो अब हम उसकी ऊंचाई और ढाल के अनुसार उसका वर्गीकरण करते हैं स्थल रूपों का। तो कितने भागों में उसे बांटा गया है, पर्वत, पठार तथा मैदान के रूप में बांटा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं पर्वतों के बारे में। तो जो पर्वत होती है उसकी जो सतह होती है वो प्राकृतिक ऊंचाई है, यानी कि पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। और पर्वत का जो शिखर होता है वो छोटा होता है, और उसका जो बेस यानी कि आधार होता है वो चौड़ा होता है। और ये जो पर्वत होती है वो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली होती है और खड़ी ढाल वाली पहाड़ी होती है। यानी कि जो पर्वत है वो कैसी ढाल वाली पहाड़ी है, खड़ी ढाल वाली, और इसकी जो ऊंचाई है वो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई है। अब आप सोचोगे कि पहाड़ी किसे कहते हैं, तो देखिए, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। यानी कि आसपास का जो एरिया रहेगा, आसपास का जो क्षेत्र रहेगा, वो उससे ऊंचा हुआ, जो उसी के बीच जो ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है उसे हम लोग पहाड़ी कहते हैं। तो वही पहाड़ी अगर 600 मीटर से अधिक ऊंची हो जाती है तो हम लोग उसे पर्वत कहते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि इसकी जो ढाल होती है वो खड़ी ढाल वाली पहाड़ी होती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि हिमानी क्या है, तो बर्फ़ की नदियाँ हैं। जो कुछ पर्वतें होती है, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो ठंडा होता जाता है। तो जो पहाड़ है वो ऊंचाई पे स्थित है, तो ऊंचाई पे जो भी जल होंगे वो क्या होते हैं, बर्फ़ में जम जाते हैं कहीं कहीं। तो पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ को हम लोग क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। यानी कि पर्वत पे जो नदियाँ होती हैं उसका जो जल होता है वो बर्फ़ की तरह जमा होता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। पर्वत एक रेखा क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, उन्हें श्रृंखला कहा जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो पर्वत होते हैं कई बार श्रृंखला में होते हैं, तो मतलब एक सीध में बहुत सारे पर्वत होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। यानी कि एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो जाए अगर पर्वत, तो उसे हम लोग श्रृंखला कहेंगे। अब ऐसे पर्वतों का कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज। ये जो पर्वत हैं वो एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। एशिया की पर्वत श्रृंखला हिमालय है, और यूरोप की पर्वत श्रृंखला आल्प्स है, और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला एंडीज है। पर्वत जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला वलित पर्वत होता है, दूसरा भ्रंशोत्थ पर्वत होता है, और तीसरा जो पर्वत होता है वो ज्वालामुखी पर्वत होता है। तो देखिए, हम लोग वलित पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। यानी कि हमने जो अभी हिमालय और आल्प्स पर्वत को देखा, जो कि हिमालय भारत में थी और जो आल्प्स पर्वत था वो यूरोप में था, तो वो किसके एग्जाम्पल है, वलित पर्वत के एग्जाम्पल है। और इनकी जो सतह है वो कैसी, उबड़ खाबड़ है, और इनका जो शिखर है वो शंक्वाकार आकृति का है।
विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो भारत की अरावली श्रृंखला है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की अरावली श्रृंखला है। और भी बहुत सारी पुरानी पर्वत है, तो वो कौन कौन सी है? अपलेशियन है जो कि उत्तर अमेरिका में है, और यूराल जो है वो भी रूस में है। तो कहने का मतलब जो अपलेशियन और यूराल पर्वत है वो भी पुराने वलित पर्वत हैं, लेकिन सबसे पुरानी वलित पर्वत कौन सी है? भारत की अरावली श्रृंखला। अब इनका जो निर्माण होता है वो पृथ्वी के पर्वती के मोड़ खाने से बने पहाड़ों से होता है, यानी कि पृथ्वी की जो पर्वती होती है वो उसमें वलन आ जाता है। वलन यानी आप समझ सकते हो कि वलन का मतलब जैसे कि मोड़ आ जाना, जैसे कि ऐसे ऐसे के रूप में जब पृथ्वी की सतह हो जाती है तो इसे हम किस प्रकार का पर्वत कहते हैं? वलित पर्वत कहते हैं। यानी कि इस प्रकार का जो पर्वत होगा वो वलित पर्वत कहलाएगा, यानी पृथ्वी में उत्पन्न हुए वलन के माध्यम से। अभी आगे मैं आपको वलित पर्वत का चित्र भी दिखाऊंगी, तो पहले आप इसे याद रखिए इतना। अब हम लोग जानते हैं भ्रंशोथ पर्वत के बारे में। तो देखिए, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोथ पर्वतों का निर्माण होता है। यानी कि जब पृथ्वी का सतह का जो बहुत बड़ा भाग टूट जाएगा और वो बिल्कुल ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधा रहेगा और उसी रूप में वो विस्थापित भी हो जाता है, तब कौन से पर्वत का निर्माण होता है? भ्रंशोथ पर्वत का निर्माण होता है। अब इसका सरल में व्याख्या जान लीजिए। एक बहुत बड़ा पृथ्वी का टुकड़ा टूटने लग जाता है, यानी कि जो पृथ्वी का एक सतह होता है, एक टुकड़ा होता है, एक क्षेत्र होता है, वो टूटने लग जाता है। और जब वो टूटता है तो या तो वो ऊपर उठता है या फिर वो नीचे धंस जाता है। और लेकिन ये जो ऊपर जाता है या फिर नीचे धंसता है तो वो कैसे होता है? बिल्कुल सीधा ही रहता है, मतलब वो टेढ़ा नहीं होता, बिल्कुल सीधी अवस्था में होता है। तो उसे हम लोग कौन सा पर्वत का नाम देते हैं? भ्रंशोथ पर्वत का नाम देते हैं। और ये जो भ्रंशोथ पर्वत होते हैं, इसका जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है, यानी कि ऊपर उठा हुआ जो टुकड़ा यानी खंड होता है, उसे हम लोग उपखंड कहते हैं। और जो सतह नीचे धंस जाती है, यानी कि जो खंड नीचे हो गया है, उसे हम लोग द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है भ्रंशोथ पर्वत का वो कौन सा है? यूरोप का राइन घाटी और वासजेस पर्वत इसके एग्जाम्पल। यानी कि अगर आपसे पूछे कि भ्रंशोथ बताओ तो आप क्या बताओ? कि यूरोप की राइन घाटी और वासजेस पर्वत का नाम बताओगे। तो इस तरीके से हमने भ्रंशोथ पर्वत के बारे में भी जान लिया। आगे आप चित्र देखोगे, लेकिन पहले हम लोग ज्वालामुखी पर्वत को भी जान लेते हैं। तो देखिए, जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं उनका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होता है। किस तरीके से होता है? तो देखिए, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो धीरे धीरे ठोस हो जाता है और परतें बना देता है, फिर उससे पहाड़ बन जाते हैं। यानी कि जब पृथ्वी के अंदर लावा होता है तो हम लोग उसे मैग्मा कहते हैं, और जब वो पृथ्वी से बाहर आ जाता है तो हम लोग उसे लावा कहते हैं। तो देखिए, जब वो लावा बाहर आता है ना, तो बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो अंदर के मुकाबले ठंडा होता है। मतलब कि धरती के अंदर का जो टेम्परेचर वो बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन जब वो पृथ्वी से बाहर आता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी कि वो ठोस हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है? वो परतें बना देता है, और वो परतें फिर एक दूसरे पे जमते जमते क्या हो जाती है? पहाड़ बन जाते हैं। तो इस तरीके से किस पर्वत का निर्माण होता है? ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। अब अगर आपसे पूछे कि ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल बताओ, तो उसका एग्जाम्पल हम बताएंगे अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो पर्वत और फिर जापान का फ्यूजियामा पर्वत। ये जो माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा हैं वो कैसे पर्वत हैं? ज्वालामुखी पर्वत है। तो इस तरीके से हमने वलित पर्वत, भ्रंशोथ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत देख लिए। एक बार मैं आपको इनका चित्र दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, हमने पर्वत के तीनों प्रकार के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पर्वतों से होने वाले लाभ के बारे में। तो देखिए, जो पर्वत होते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था कि पर्वत पे हिमानियाँ होती हैं, यानी कि बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, और वो नदियाँ किस चीज़ का स्रोत हैं? जल के स्रोत हैं। तभी तो बहुत सी नदियाँ जो हैं वो पर्वतों से निकलती हैं। तो देखिए, हम लोग के लिए पर्वत सबसे पहले क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमें बहुत सारा जल प्रदान करते हैं, यानी कि ये एक जल के संग्रहागार हैं। संग्रहागार है, तभी तो वहाँ से नदियाँ निकलती हैं और नदियों से हमें जल प्राप्त होता है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्वतों पे बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं और साथ ही बहुत सारी वनस्पतियाँ पाई जाती है जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। कभी कभी हम उससे दवा भी बना लेते हैं। और फिर पेड़ पौधे तो आप जानते हो कि क्यों ज़रूरी है, हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पर्वत
अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों तथा बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए भी ज़रूरी है। तो देखिए तापमान उपयुक्त होता है क्योंकि पर्वत ठंडी हवा को रोक कर रखती है। अगर मान लिया कि पर्वत ना हो तो उस दिशा से जो भी ठंडी हवा या फिर गर्म हवा बह करके आएगी वो डायरेक्ट हमारे यहाँ प्रवेश करेगी, तो यहाँ का जो तापमान होगा वो अनुकूल नहीं होगा। तो कभी कभी पर्वत उन्हें रोकती है जिससे कि हमारे यहाँ का तापमान उपयुक्त होता है। तो पर्वत इसलिए भी ज़रूरी है। साथ ही जो पर्वत है वो सैलानियों के लिए भी उपयुक्त है क्योंकि वो क्या कहते हैं, पर्वतों की यात्रा कहते हैं और कभी कभी वो सुंदर प्राकृतिक नज़ारों को भी देखते हैं। कहाँ पे? पर्वत पे देखते हैं। तो हमारा जो पर्वत है इन सब चीज़ों के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखिए पर्वतों पे बहुत सारे खेल भी खेले जाते हैं जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीडिंग या आदि। यानी कि पर्वत के बहुत सारे लाभ हैं। हम लोग उस पर खेल भी खेल लेते हैं, पर्वतों की बहुत सारे लोग यात्रा भी करते हैं और फिर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को भी हम लोग देख के आनंद प्राप्त करते हैं। हमें वहाँ से बहुत सारी वनस्पतियाँ भी मिलती हैं, बहुत सारे जीव जंतु भी पाए जाते हैं और सबसे मेन बात क्या है कि वो जल के संग्रहागार हैं। और ये तो हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं जलवायु कैसी होती है, ठंडी होती जाती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, जो यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है। प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत यानी कि जो हवाई द्वीप पर है, सागर की सतह के नीचे स्थित है, जिसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। यानी कि प्रशांत महासागर में जो मोनाकी पर्वत है वो क्या है, वो सतह के नीचे स्थित है और उसकी ऊंचाई पता है कितनी है? 10,205 मीटर। तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि प्रशांत महासागर में कौन सी पर्वत स्थित है? मोनाकी पर्वत। और वो क्या है? सतह के मतलब सागर की सतह के नीचे स्थित है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 10,205 मीटर है। अब हम लोग जानते हैं पठार के बारे में। अभी हमने स्थल रूपों को 3 भागों में विभाजित किया था जिसमें से कि हमने पर्वत के बारे में पढ़ लिया। अब हम जानते हैं पठार के बारे में। तो देखिए उठी हुई एवं सपाट भूमि, ये जो पर्वत होती है वो उठी हुई होती है लेकिन 600 मीटर से ज़्यादा ऊंची होती है, प्लस उसका जो ढाल होता है वो खड़ा ढाल होता है। लेकिन ये जो पठार है ये उठी हुई है लेकिन इसकी जो भूमि है वो कैसी है? सपाट है, यानी कि समतल जैसी इसकी भूमि है। आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। ये भी आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठा हुआ होता है, लेकिन अंतर क्या है कि इसका जो ऊपरी भाग होता है ना वो टेबल की तरह सपाट होता है, यानी कि समतल होता है। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो कुछ 100 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक होती है, यानी कि 1000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई वाले पठार नहीं होते हैं। पठार जो होते हैं वो भी नए और पुराने हो सकते हैं। जैसे अभी हमने पर्वतों के बारे में पढ़ा था, नए वलित पर्वत, फिर पुराने वलित पर्वत, मतलब कि पर्वत भी नए और पुराने हो सकते हैं। उसी तरीके से जो पठार होते हैं वो भी नए हो सकते हैं और पुराने हो सकते हैं। देखिए नया और पुराना क्या होता है? जिसका निर्माण पहले हो गया है यानी कि जो पहले बन गया उसे हम लोग पुराना कहेंगे, और जो भी हाल फिलहाल में बना यानी कि कुछ वर्षों पहले बना है यानी कि जिसका निर्माण बाद में हुआ उसे हम लोग नया कहते हैं। तो देखिए भारत में जो दक्कन का पठार है वो पुराने पठारों में से एक है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि भारत की जो अरावली श्रृंखला है वो कैसी है? सबसे पुरानी वलित पर्वत है। और अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि भारत में जो दक्कन पठार है वो पुराने पठारों में से एक है। देखिए केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार भी किस प्रकार के उदाहरण हैं? इसी प्रकार के उदाहरण हैं, यानी कि वो भी कैसे पुराने पठारों में से ही एक है। विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो है तिब्बत का पठार, और आपको पता है उसकी ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर से 6000 मीटर तक उसकी ऊंचाई है। कहाँ से? मध्य समुद्र तल से। आगे आप पढ़ोगे कि जो भी ऊंचाई मापी जाती है, आपने पिछले अध्याय में भी जाना था कि जो ऊंचाई मापी जाती है वो समुद्र तल से मापी जाती है, और समुद्र तल सब जगह क्या होता है? बराबर होता है, शून्य होता है। यानी कि समुद्र तल से जो विश्व के सबसे ऊंचे पठार की ऊंचाई है वो कितनी है? 4000 मीटर से 6000 मीटर के बीच है, और उसका नाम क्या है? तिब्बत का पठार। अब हम जानते हैं पठारों के महत्व के बारे में। जैसे पहाड़ हमारे लिए यूज़फुल थे वैसे ही पठार भी हमारे लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए कैसे जो पठार होते हैं उसमें खनिजों की प्रचुरता होती है, यानी कि उसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो आप अधिकतर देखते होंगे कि जो विश्व में बहुत सारे खनन क्षेत्र स्थित हैं वो कैसे क्षेत्रों में स्थित हैं? पठारी क्षेत्रों में स्थित हैं। यानी कि वैसा क्षेत्र जहाँ जो कि पठारी है तो वहाँ पे बहुत सारे खनन क्षेत्रों का निर्माण किया गया है पूरे विश्व में। अब हम लोग जानते हैं कि कहाँ का पठार कैसा है। तो देखिए अफ्रीका का जो पठार है वो सोने और हीरे के खनन के लिए उपयुक्त है, यानी कि जो अफ्रीका का पठार है वहाँ पे खनन करने पे क्या मिलता है? सोना और हीरा मिलता है। और भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ से हमें लोहा, कोयला और मैग्नीज़ की प्राप्ति होती है।
पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। क्योंकि जो पठारी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे नदियाँ जो गिरेंगी वो ऊंचाई से गिरेंगी, तो वहाँ पे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे जलप्रपात हो सकते हैं। छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात। अगर आपसे कुछ जलप्रपातों के एग्जाम्पल पूछे जाएं तो आप क्या नाम बताओगे? छोटा नागपुर का पठार पर जो स्वर्ण रेखा नदी है उस पर एक जलप्रपात स्थित है, उसका नाम क्या है? हुंडरू जलप्रपात। और कर्नाटक में एक जलप्रपात है जिसे हम लोग जोग जलप्रपात कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं लावा पठार के बारे में। तो जो लावा पठार होती है वहाँ पे काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, और काली मिट्टी की खासियत ये है कि वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। तो है ना हमारे लिए फ़ायदा, हम लोग वहाँ पे खेती कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं। और हमसे अगर पूछा जाए कि लावा पठार में किस मिट्टी की प्रचुरता होती है, तो हम बताएंगे काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। और वो क्यों खास है? क्योंकि वो बहुत उपजाऊ है, जो कि खेती के लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए, कई पठारों पर स्थित रमणीय स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, यानी कि बहुत सारे पठारों पे जो प्राकृतिक सुंदरता होती है वो सबको अच्छा लगता है। तो जो पठार होते हैं वहाँ पे बहुत सारे रमणीय स्थल हैं। रमणीय यानी कि अच्छा लगने वाला, जो कि लोगों को अच्छा लगे, तो वो क्या कहते हैं? पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, यानी कि ये पर्यटक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, और जो देश होते हैं उनको लाभ होता है पर्यटकों से। तो इस तरीके से हमने पठारों के लाभ के बारे में पढ़ लिया। अब हम जानते हैं मैदान के बारे में। तो देखिए, जो मैदान होते हैं वो सामान्यतः माध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। आप देखते हो कि जो मैदान होता है वो समतल होता है, और इसकी जो ऊंचाई होती है माध्य समुद्र तल से वो 200 मीटर ही होती है, उससे अधिक ऊँचे मैदान नहीं होते। देखिए, जो कुछ मैदान होते हैं वो बहुत ही समतल होते हैं, तो कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। उर्मिल कहने का मतलब कि लहरदार हो सकते हैं, या फिर तरंगित जैसे कि जैसे तरंगे निकलती हैं तो कहीं कहीं ऊंचा नीचा आप समझ सकते हो। यानी कि लहरदार का भी मतलब होता है ना, जैसे कि ऊंचा नीचा होना। कहने का मतलब है कि कई जो मैदान होते हैं वो समतल होते हैं, और कई मैदान होते हैं वो ऊबड़ खाबड़ होते हैं, मतलब कि बीच में कहीं ऊंचे होते हैं कहीं नीचे होते हैं, मतलब बिल्कुल सपाट या समतल नहीं होते। नदियाँ अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। जब नदियाँ किसी मैदान से होकर गुजरती है या कहीं से भी वो गुजरती है तो वो अपने साथ क्या करती है? बहुत सारी चीज़ों को लेके चली जाती है, जैसे मिट्टी, बालू, सिल्ट वगैरह को वो अपने साथ लेके चली जाती है। और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वो क्या करती है? घाटियों में निक्षेपित कर देती है। और इन्हीं निक्षेपण से किसका निर्माण होता है? मैदानों का। यानी कि जो घाटी होती है, यानी कि जो धंसा हुआ क्षेत्र होता है, वहाँ पर वो क्या करती है? धीरे धीरे अपने साथ लाए हुए पत्थर, बालू, सिल्ट आदि को भरते जाती है, और वो भर भर के फिर क्या हो जाता है? मैदान का निर्माण हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था सतह बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो इस निक्षेपित पदार्थों से मैदानों का निर्माण हो जाता है। यानी कि जो नदियाँ होती हैं वो मुख्य रोल प्ले करती हैं मैदानों के निर्माण में। और ये जो मैदान बनते हैं ना वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं, यानी कि जो मैदान होते हैं वो बहुत ही उपजाऊ होती है। हम लोग जो देखते हैं जो फसल हमारे किसान उपजाते हैं वो कहाँ उपजाते हैं? मैदानों पे। तो हम लोग सब मैदान पे ही तो रहते हैं, मतलब मैदानी क्षेत्र में ही रहते हैं हम लोग। पठार पे, पहाड़ पे तो रहते नहीं हैं, मैदानी क्षेत्र में ही रहते हैं। परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसानी, यानी कि जो मैदानी क्षेत्र होता है यहाँ पे हम लोग परिवहन का साधनों का जो निर्माण होता है वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब आप पहाड़ पे चले जाओ तो कैसे करोगे? वो तो वहाँ तो ढाल होता है। चाहे आप पठार पे चले जाओ तो ऊंचाई पे जा कर के करना बहुत ही मुश्किल का काम है। तो परिवहन के साधनों का निर्माण करना कहाँ आसान होता है? मैदानों में आसान होता है। अर्थात विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग, यानी कि जो मैदान होते हैं वहाँ पे विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है, यानी कि मैदानी क्षेत्र में। आप समझ सकते हो कि क्यों? क्योंकि वो अधिक उपजाऊ होता है, वहाँ पे परिवहन के साधनों का निर्माण अच्छे से होता है, और फिर वो समतल होता है तो लोगों को अपने क्रियाकलाप करने में आसानी होती है। कहीं कहीं ऊंचा नीचा, उर्मिल और तरंगित होते हैं तो उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती, उनकी थोड़ी बहुत होते हैं। अब देखिए, नदियों द्वारा बनाए गए कुछ मैदान के बारे में हम जानते हैं कि वो कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो देखिए, जो कुछ मैदान है वो एशिया में स्थित है और कुछ उत्तरी अमेरिका में है। तो एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि आप मुझे एग्जाम्पल बताओ नदियों द्वारा बनाए गए कुछ मैदानों के, तो आप क्या बताओगे? भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, और क्या बताना? चीन में यांगत्से नदी का मैदान।
ये सब जो मैदान हैं वो कैसे निर्मित हुए हैं? नदियों द्वारा निर्मित हुए हैं, नदियों द्वारा निक्षेपित पदार्थों से निर्मित हुए हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि भारत में जो गंगा का मैदान है वो देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यानी कि आपको ये याद रखना है कि भारत में जो गंगा का मैदान है वो देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना ये चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस चैप्टर में हमने सीखा कि स्थल रूप क्या क्या होते हैं, स्थल रूप के कितने प्रकार होते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है। हमने बहुत सारे पर्वतों के प्रकार के बारे में जाना, हमने ये जाना कि मैदानों का निर्माण कैसे होता है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।